बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 17 विच इज द एक्वेटिक वर्ल्ड। ओके, इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द एक्वेटिक वर्ल्ड, राइट, कि जो पानी के नीचे की दुनिया है उसके बारे में हम देखेंगे, राइट। सो इन दिस चैप्टर विल नो अबाउट फर्स्टली द एक्वेटिक प्लांट्स। अब देखो, हमने दुनिया की बात की, पानी के नीचे की दुनिया, अब वहाँ पे प्लांट्स तो होंगे, वहाँ पे एनिमल्स भी होंगे। सो वील रीड अबाउट द एक्वेटिक एनिमल्स, देन वील रीड अबाउट इन शैलो वाटर एंड ऑन शोर, एंड how man is a threat to aquatic life. All right, so let's get into that chapter. The earth is called the blue planet due to the abundance of water on it. There is life not only on land but also under the water. We can see millions of varieties of plants and animals living in the ocean, rivers and lakes. In fact, life is believed to have started in water. हमारा जो अर्थ है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। और उसमें 3/4 चीज़ें किससे क्या 3/4 जो हमारा अर्थ है वो किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है। तो हम बोल सकते हैं कि अबंडेंस है वाटर का, बट जिस तरीके से अब हम उसको यूज़ करते जा रहे हैं, क्या हो रहा है? वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है और अब उतना अबंडेंस में नहीं है, ठीक है। लाइफ क्या है? वहाँ पे भी है। अब अगर वाटर की बात की जाए तो लाइफ वहाँ पे भी है, प्लांट्स वहाँ पे भी है और एनिमल्स वहाँ पे भी है। तो हम पहले उनके बारे में देखेंगे। और अगर आपको बताऊं मैं, तो जो लाइफ है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? वो वाटर से ही स्टार्ट हुई थी और अब धीरे धीरे अब क्या लैंड पे हम देखते हैं कि बिल्कुल लाइफ है, राइट। सो लेट्स फर्स्ट रीड अबाउट द एक्वेटिक प्लांट्स। So plants that grow in water are called aquatic plants. There are 3 main types of aquatic plants. अब पानी के नीचे उगने वाले 3 टाइप के प्लांट्स होते हैं। So first is the fixed plants. The roots of aquatic plants like water lily and lotus are fixed to the soil, but their leaves float on the water. These plants have long stalks that helps to keep their leaves floating on the water. Leaves of these plants have oily surfaces. These oily surfaces make the leaves waterproof. अब देखो, नाम से क्या समझ आ रहा है? फिक्स्ड प्लांट्स। अब किससे फिक्स होंगे? जो भी लैंड है नीचे, ठीक है, जो आपका क्या है, बेड है, ओशन बेड है, वहाँ से ये फिक्स्ड होते हैं, राइट। दे आर फिक्स्ड टू द सॉइल, बट जो इनकी लीव्स होती हैं वो कहाँ फ्लोट करती हैं? पानी के ऊपर, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोटस की बात करो, वाटर लिली की बात करो, तो इनके क्या होते हैं? वाटर के सरफेस पे आके ये लीव्स होती हैं और इनके फ्लावर्स आते हैं, राइट। तो इसी की वजह से जो इनका जो लीव का सरफेस होता है वो कैसा होता है? वाटर रेजिस्टेंट होता है, वाटर प्रूफ होता है, राइट। ऑयली सरफेस होता है इनका। नेक्स्ट टाइप इज द फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स. These plants have spongy stems with a large number of air space. This kind of stem helps the plant to float on the surface of water. These plants remain in contact with water and air but are not attached to the soil. Some free floating plants are Wolffia, Pistia and water hyacinth. अब देखो यहाँ पे क्या था? सॉइल से कनेक्टेड था। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स में क्या होता है? ये प्लांट सॉइल से कनेक्टेड नहीं होते, राइट। इनकी जो स्टेम्स होती है वो क्या होती है? स्पॉन्जी होती है, जिसकी वजह से वो क्या एयर गैप्स देती है, एयर स्पेसेस देती है, एंड दिस इज द रीजन कि वो फ्लोट कर पाते हैं वाटर पे, राइट। इस केस में क्या हो रहा था कि वो वाटर में फ्लोट तो कर रहे थे, बट वहाँ पे लॉन्ग स्टॉक भी थी जो उसको एक सपोर्ट दे रही थी। बट यहाँ पे कंप्लीटली जो स्टेम है वो क्या है? स्पॉन्जी है, जिसकी वजह से वो फ्लोट कर पाते हैं, राइट। और इनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट किससे है? बाहर के आउटर एनवायरनमेंट से, एयर से है, ठीक है। एग्जाम्पल हमने देख ही लिए, पिस्तिया है, वॉल्फिया है, वाटर हेसियंथ, ठीक है। नेक्स्ट इज दी सबमर्ज प्लांट्स, ठीक है। अब जैसे हमें नेम से ही समझ आ रहा है, सबमर्ज प्लांट्स विच आर अंडर वाटर, बिल्कुल पानी में सबमर्ज्ड है। सो सर्टेन प्लांट्स सच एज हाइड्रिला एंड ब्लेसिनेरिया रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर. Such plants have thin, small and ribbon shaped leaves. These leaves allow water to pass through them with least resistance. अब देखो, वाटर के अंदर है, जैसे हमने देखा है कि जो भी वाटर के एनिमल्स होते हैं, फिशेस होती हैं, उनकी शेप्स उस तरीके से होती हैं, ठीक है। वैसे ही जो अब वाटर में ही रहने वाले प्लांट्स हैं, उनके भी जो लीव्स हैं वो किस तरीके हैं? रिबन शेप्ड लीव्स हैं, स्मॉल हैं, थिन है, ताकि वाटर उनमें से ईजिली पास हो सके, राइट। एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रिला एंड ब्लेसिनेरिया. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज.
Do you know lotus is a beautiful flower which symbolizes divinity, fertility, wealth, knowledge and not to forget enlightenment. जो lotus flower है वो किसको signify करता है, उसको किसको symbolize करता है, divinity को, ठीक है, fertility को, wealth, knowledge and enlightenment, right? Next comes the algae. So have you seen green floating vegetation over the surface of water? So these are algae plants like organism. They are blue green in color. They prepare their own food due to presence of chlorophyll. आपने देखा होगा पानी पे, स्पेशली जो रुका हुआ पानी होता है उस पे ऐसे ग्रीन चीजें आ जाती हैं. These are called algae, right? And they are blue green in color and due to their blue green in color, इसी का रीजन क्या है कि क्लोरोफिल की वजह से ये ब्लू ग्रीन कलर के होते हैं और they make their own food, right? Next comes the weeds. Unwanted plants growing in an area are called weeds. They grow and reproduce rapidly in great numbers. Water hyacinth is an aquatic weed. Its dense growth blocks waterways for navigation. Every year, a large amount of money is spent on weed control, that is removal of weeds. जो weeds होते हैं, water में भी weeds होते हैं, right? तो अगर हम एग्जाम्पल देखें वाटर हयासियांथ का, वो क्या है, एक तरीके का एक्वेटिक वीड है, ठीक है. वो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे मान लो ये क्या है, पूरा वाटर कवर था, धीरे धीरे वो इतना ग्रो हो गया कि भी क्या नीचे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको भी क्लियरली क्या सनरेज नहीं पहुंच रही है, ठीक है. नीचे वाले जो प्लांट्स हैं उन तक क्या अच्छे से सनरेज नहीं पहुंच रही है. सो इनको रिमूव करना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑक्सीजन भी ब्लॉक हो जाती है एंड दैट इज वाई एवरी ईयर मनी इज स्पेंट ऑन रिमूवल ऑफ दीज वीड्स. नाउ लेट्स मूव टू द एक्वेटिक प्लांट्स. अभी हमने एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में देखा, अब हम देखते हैं एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में. सो एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स. लेट अस टेक अ लुक एट सम एक्वेटिक एनिमल्स. So first comes the whales and dolphins. They are aquatic mammals. They have a streamlined body like fish, but they do not have gills. So they come up to the surface of the water to breathe. अब देखो whales and dolphins क्या है, एग्जाम्पल है aquatic animals के. ये किस में आते हैं, mammals में. All right. इनका बॉडी आप देख के बताओगे जैसे स्ट्रीमलाइन है, ठीक है, एक स्ट्रीम को फॉलो कर रहे हैं. बट इनके पास क्या होते हैं, गिल्स नहीं होते, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इनके पास गिल्स नहीं होते और यही रीजन है ये. अब देखो गिल्स नहीं है तो इनको सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ेगा, राइट, एंड दैट इज द रीजन व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स कीप कमिंग ऊपर, ऐसे पानी में, पानी के ऊपर आते रहते सांस लेने के लिए. नेक्स्ट इज द फिशेस. Fishes have a streamlined body that allow them to swim in water with least resistance. They have gills to breathe. Gills are capable of taking oxygen from water. They have fins that help them to swim. अब fishes होते हैं, अगेन वाटर एनिमल है तो स्ट्रीमलाइन बॉडी तो है ही है, साथ में इनका जो आउटर बॉडी होता है वो उसके पास क्या होता है, ऑयल होता है. एक तरीके का स्लिपरी बॉडी होता है जिसकी वजह से वाटर बहुत ईजिली फ्लो कर जाता है. फिशेस के पास they have gills and that is why they are capable to take oxygen from the water, right? पानी से ही ऑक्सीजन ले लेते हैं और जो इनके ये जो फिन्स होते हैं, स्केल्स होते हैं, क्या हेल्प करते हैं इनको स्विमिंग में, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट कम्स द frogs और and toads. They can live on land and in water, so they are called amphibians. Their moist skin helps them to breathe when they are in water. Their lungs helps them to breathe when they are on land. Their webbed feet help them to swim in water. अब देखो फ्रॉग किसका एग्जाम्पल है, फ्रॉग एक ऐसे एनिमल का एग्जाम्पल है जो लैंड पे भी रह सकता है और जो वाटर में भी रह सकता है, एंड दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस, राइट? बट इफ व्हेन दे आर लिविंग अंडर द वाटर, राइट, तो इनको क्या, इनकी मॉइस्ट स्किन हेल्प करती है, राइट? दे हैव अ मॉइस्ट स्किन विच हेल्प देम टू ब्रीथ, राइट? बट अगर ये लैंड पे है सो फॉर दैट दे ऑल्सो हैव लंग्स टू ब्रीथ, ऑल राइट? तो इनके पास लंग्स होते हैं जिसकी वजह से ये ब्रीथ कर पाते हैं. एंड अगेन दे हैव अ वेब्ड फीट, यहाँ पे आप देख सकते हो वेब्ड फीट विच हेल्प्स देम टू स्विम इन द वाटर. नेक्स्ट कम्स द बर्ड्स. अब हमें बर्ड्स भी देखने के लिए मिलती है, जैसे
Birds like ducks, kingfisher, geese, pelicans and penguins breathe through the lungs and swim with the help of webbed feet. Some have long legs like herons to stand in water and catch their prey with their long pointed beaks. अब देखो कुछ birds कैसी होती हैं कि जैसे वेब्ड फीट्स तो हैं ही, राइट, और साथ ही साथ इनके पास क्या होते हैं, लंग्स होते हैं ताकि वो ऑक्सीजन ले सके. बट कुछ बर्ड्स ऐसी आप देखोगे जिनके छोटे फीट हैं, राइट, ऊपर ही ऊपर स्विम करेंगे. बट कुछ कैसी होती हैं जैसे हेरॉन्स, राइट, ऐसे उनके लंबे पैर होंगे, ठीक है, और वो अपना ऐसे खड़े खड़े क्या करती हैं, अपना प्री कैच करती हैं. दे हैव अ लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स ऑल्सो, राइट. नेक्स्ट कम्स द टर्टल्स एंड द क्रैब्स. They have paddle-like flippers. These flippers helps them to push the water back while swimming. Turtle का आपने देखा होगा, अगर आप देखो अभी तो ये क्या है, इनके पास flippers बोलते हैं इनको. Again, crabs के पास क्या है, flippers हैं. And this flippers helps them to swim in the water easily, right? Now, let's take a information. Do you know about the electric ray? It generates electricity and light in deep sea. The light helps the fish find its way and food. Do you know about the climbing fish? अभी हमने इलेक्ट्रिक फिश के बारे में देखा. तो इलेक्ट्रिक फिश जिस नाम से समझ आ रहा है कि ये जनरेट करती है क्या, इलेक्ट्रिसिटी. तो जैसे जैसे मूव करती है वैसे वैसे क्या अपना इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करती है, और जिस इसी की वजह से ये लाइट अप करती है ऐसे सी में. Next is the climbing fish. This fish leaves the water at night and moves on the land when there is a dew on the ground. It is even said to climb trees by means of its spinny gills, covers and fins. ये क्या है, climbing fish है, जिसको बोला जाता है कि क्या जैसे रात होती है तो ये ऊपर लैंड की तरफ चले जाती है, ठीक है, पानी के टूवर्ड्स ऊपर की तरफ चली जाती है. और ऐसा भी माना जाता है कि ये क्या ट्री को भी क्लाइंब कर सकती है यूजिंग गिल्स, राइट, और यहाँ पे स्टिकी गिल्स होते हैं. नेक्स्ट इज अबाउट द फुजलियर फिश. दिस फिश ट्रैवल्स इन ग्रुप्स नियर कोरल रीफ्स. इट मूव्स इन ग्रुप्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द एनिमीज. ये जो फिश होती है क्या करती है, ग्रुप्स में ट्रैवल करते हैं कोरल रीफ्स के अराउंड. और क्या करते हैं, ग्रुप्स में क्यों ट्रैवल करते हैं, ताकि ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सके, एनिमीज से भी बच सके, राइट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. ओके, नाउ इन शैलो वाटर एंड ऑन शोर. तो शैलो वाटर, ठीक है, जो ज्यादा गहरा पानी नहीं है, और ऑन शोर हमें कौन कौन से एनिमल्स देखने को मिलते हैं. सो एनिमल्स मेक देयर होम इन शैलो वाटर्स नियर द लैंड. एल्स, लॉबस्टर्स एंड crabs are commonly found in the shallow water at the banks. अगर हम देखें कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरा पानी नहीं है, बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं है, शैलो वाटर है, ठीक है, जो अब शैलो वाटर तो लैंड के पास ही होगा, तो हमें कौन कौन से एनिमल्स देखने को मिलते हैं, वी सी ईल्स, लॉबस्टर्स, क्रैब्स, राइट. Fish eating birds like kingfisher and seagull live near water. Reptiles such as tortoise lives close to water. और क्या है, जैसे जो फिश ईटिंग बर्ड्स होती हैं वो हमें अगेन कहाँ दिखेंगी, पानी के पास दिखेंगी, राइट, क्योंकि वो अब देखो ऐसी बर्ड जो क्या फिश खा रही हैं तो अगेन कहाँ दिखेंगी, लैंड के आसपास ही दिखेंगी. रेप्टाइल्स जो हैं जो कहाँ रहते हैं, क्लोज टू वाटर रहते हैं, वो भी हमें फिर कहाँ दिखेंगे, शैलो रीजन में ही दिखेंगे, राइट. एम्फीबियंस लाइक सैलेमेंडर, टोड्स एंड फ्रॉग्स लिव इन शैलो वाटर व्हेन दे आर इन वाटर. They breathe with their skin. Crocodiles make their home at the shore and bask in the sun on the bank. ठीक है, अगेन देर आर एम्फीबियंस ऑल्सो, जैसे सैलेमेंडर्स है, टोड्स हैं, ठीक है, फ्रॉग हैं. ये अगेन कहाँ रहते हैं, शैलो वाटर में, ज़्यादा डेप्थ में नहीं. अगेन अगर हम क्रोकोडाइल को देखें तो हमेशा कहाँ, बैंक के आसपास दिखता है, रिवर बैंक के आसपास. तो ये सारे एनिमल्स जो हमने अभी देखे वो कहाँ रहते हैं, शैलो वाटर में रहते हैं. ऑल राइट, नाउ लेट्स डू एन एक्टिविटी. सो मेक अ 3D मॉडल of water is life to show how plants, animals and human beings depend on water for life process. Use cutouts of plants and animals to depict the theme. Alright. Now let's come to a very important topic, which is
मैन अ थ्रेट टू एक्वेटिक लाइफ। अभी हमने देखा कि कैसे एक्वेटिक लाइफ होती है, एनिमल्स कौन से होते हैं, प्लांट्स कैसे होते हैं, बट यहीं पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कैसे एक्वेटिक लाइफ डैमेज हो रही है, कैसे उसको थ्रेट है, वो पेरिश नहीं कर पा रही, वो रह नहीं पा रही है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक। Humans are mainly responsible for making rivers and seas dirty. The process of making water dirty is called water pollution. It is a big threat to the existence of aquatic plants and animals. अब ये कुछ इस तरीके से, अगर जो हमारा घर है अगर उसको कोई पल्यूट करता रहे, उसको कोई गंदा करता रहे, तो हम क्या रह पाएंगे? सही से नहीं रह पाएंगे। इन द सेम वे वी आर ऑल्सो पल्यूटिंग वाटर, वी आर पल्यूटिंग वाटर एंड दैट इज द रीजन aquatic wildlife is not able to survive there. वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड व्हेन, हम कब कर रहे हैं अपने एक्टिविटी से वाटर पॉल्यूशन? फर्स्ट इज सीवेज। सीवेज इज थ्रोन इनटू द रिवर्स एंड सीज। जो भी सीवेज का पानी है, डर्टी वाटर है, इट इज डायरेक्टली थ्रोन इनटू द रिवर्स एंड सीज। देन हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज आर थ्रोन इनटू द रिवर्स एंड सीज। जो भी फैक्ट्रीज का वेस्ट है वो डायरेक्टली जा रहा है। Then there is a leakage of oil and other toxic waste into the sea. जो भी टॉक्सिक वेस्ट है, ऑयल का है, फैक्ट्रीज का है, वो सब भी कहाँ पे? सी में जा रहा है। सो वी मस्ट ट्राई हार्ड टू स्टॉप वाटर पोल्यूशन। इन दिस वे वी कैन सेव द एक्वेटिक लाइफ। अगर हम वाटर पोल्यूशन कम कर पाएंगे, बिल्कुल उसको मिनिमाइज कर पाएंगे, तो क्या होगा? एक्वेटिक लाइफ भी ईजिली और सर्वाइव कर पाएगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. Now let's summarize what we have learnt in this chapter so far. So in this chapter we saw that we can see millions of varieties of plants and animals living in the sea, rivers and lakes. Plants that grow in water are called aquatic plants. Animals that live in water are called aquatic animals. A large number of very tiny as well as a huge animal like the whale live in water. Man pollutes water bodies, so he is the biggest threat to the aquatic life. So I hope ये चैप्टर आपको समझ आया होगा. So based on your understanding, you have to do the following exercise in your homework.